बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग इतिहास का जो नवा पार्ट है, नवा चैप्टर है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं वीडियोस के माध्यम से। ये हमारा सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम एक मुगल काल जो है, मुगल शासक जो है, उनके कालखंड का, उनके जो शासक हुए हैं उनका, और इतिवृत्त यानी जो उनका इतिहास लेखन रहा है, उनके कालखंड के दौरान जो इतिहास लेखन का कार्य हुआ है उसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम उनके कालखंड में लिखे गए इतिहास को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो व्यवस्था है, शासन पद्धति है, उनके जो नियम कानून है, इन्हीं सब को पढ़ेंगे। साथ ही साथ दरबारी व्यवस्था कैसी है, उनकी दरबार में बैठने का स्थान कैसे निर्धारित होता था, या दरबार की साजो सज्जा कहाँ से प्रभावित थी, यही सारी चीजें हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं इसमें, जैसे मुगल काल के कालखंड के इस इतिवृत्त के इतिहास में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है शासक और इतिवृत्त, यानी इसमें हम पढ़ेंगे शासकों के बारे में और उनसे जुड़े उनके कार्यक्रमों के बारे में, उनके जो कार्य है, जो कालखंड है उनका, उस पर जो भी लेखक कुछ लिखता है, उन सारी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। कालखंड क्या होगा हमारा? 16वीं से 17वीं शताब्दी, यानी इन 100 वर्षों के बीच में। कहने का मतलब ये है इस चैप्टर में जो 16वीं से 17वीं शताब्दी दिया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि हम महत्वपूर्ण शासकों को ही पढ़ने वाले हैं। जैसे मुगल काल तो बड़ा लंबा है भाई, आपका 1526 से शुरू होता है बाबर के आक्रमण से लेकर के और 1857 तक यत्र तत्र चलता ही रहता है, लेकिन हमें सिर्फ 16वीं से 17वीं के बीच में पढ़ना है। कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना है। जैसे होता है क्या है, मान लीजिए हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में चाहे तो पूरी किताब पढ़े और चाहे तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो मेन उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उन्हीं को निकाल लेते हैं और उसी के माध्यम से हम पूरे चैप्टर का सार समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ करने वाले हैं कि इस मुगल कालखंड में जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो अपनाई गई व्यवस्थाएं हैं, उनको हम कुछ महत्वपूर्ण लोगों के माध्यम से देख लेंगे। इसके आधार पर हम पूरे कालखंड में अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी व्यवस्था रही होगी। इसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण शासक जो होंगे वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये होंगे। इस कालखंड के अंतर्गत हम जिन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे वो ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 को देखेंगे। इनमें सब में अपनी अपनी विशेषता है। ये संस्थापक है, ये बीच में मैनेजमेंट सेट करता है। इसका क्या काम होता है कि बाबर के द्वारा विजित क्षेत्र को संगठित करता है और आगे की रूपरेखा तय करने का काम करता है। अकबर ये तो अपनी धार्मिक नीतियों को लेकर के, अपने अभियानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहा है। फिर जहांगीर चित्रकला से संबंधित है, शाहजहां इनका स्थापत्य कला से महत्वपूर्ण रहा है, औरंगजेब इसकी भी धार्मिक नीति सर्वाधिक पढ़ी जाती है। तो यही है कि कालखंड में जो भी ये शासक हुए हैं, इन सबका अपना अपना कोई ना कोई विशेष महत्व है। इन कारण से हम इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो सीधे इस पैटर्न पे नहीं है। हमारा चैप्टर जो है वो दूसरे पैटर्न पे है, तो डायरेक्ट शासक पे न जा करके हमें पॉइंट्स वाइज इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को जो समझेंगे, कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत करते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके दिए हैं, उसको 1 बाय 1 करके हम पहले नोट करेंगे और उसके बाद एक एक करके उसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए पहले आप लोग टॉपिक नोट करिए और फिर आगे बढ़िए। मान्यता क्या थी? ये जो शासक है इनकी मान्यता थी, इनका मानना था कि हमारी नियुक्ति विजातीय समाज पर शासन के लिए हुई है, अब विजातीय का क्या मतलब है भाई? बाबर जब आया तो बाबर भारतीय तो था नहीं, यहाँ का मूल निवासी था। तो अगर मूल निवासी होता तो यहाँ के लोग उसके क्या हो जाते? सजातीय। और जब यहाँ का मूल निवासी नहीं है तो क्या हो गए? यहाँ के लोग उसके लिए हो गए विजातीय। तो कहने का मतलब ये विजातीय शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये भारतीयों के लिए हो रहा है। ठीक, भारतीयों के लिए हो रहा है।
और किसने कहा? मान्यता है किसकी? शासकों की मान्यता है कि हमारी नियुक्ति विजातीय समाज पर शासन के लिए, यानी कि जो मुगल कालखंड में शासक हैं वो ये मानते हैं कि उनकी नियुक्ति इन भारतीयों पर शासन के लिए हुई। और किसने की है? वो की है अल्लाह ने, ईश्वर ने, इनके जो गॉड है उन्होंने की है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट को क्लियर। अब अगर ये मानसिकता बन जाए हमारे अंदर कि हमारी नियुक्ति इसलिए हुई है, हमको इसलिए रखा गया कि हम आपके ऊपर शासन करें, तो हमारा नजरिया बदल जाएगा। अगर हमारा ये नजरिया हो कि हमें इसलिए नियुक्त किया गया है कि हम आपकी भलाई करेंगे, वो नजरिया अलग होगा। यहाँ पर नजरिया क्या है? शासन का। तो कहीं पर क्रूरता हो सकती है और कहीं विनम्र हो सकता है। वो शासक की व्यक्तिगत मानसिकता पर है, वो उसके व्यक्तिगत गुण पर निर्भर करता है कि वो जनता के साथ कैसा व्यवहार। भाई अगर आपके पास 1000 रुपए है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1000 रुपए में से 10 रुपए देंगे या 100 रुपए। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए में निर्णय लेंगे। ये तो आपके ऊपर, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ के शासक की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो अपनी जनता के साथ कैसा बर्ताव करेगा। भाई किसी तरह की संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं कि जनता आगे जाके कोई आंदोलन कर देगी, कोई विद्रोह कर देगी, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। शासन ने जो निर्णय ले लिया, न्याय कर दिया, कानून बना दिया, वो बना दिया, वही फाइनल हो गया। ठीक, ऐसी व्यवस्था है। तो मुगल कालीन शासकों की मानसिकता थी, उनकी मान्यता थी कि उनकी नियुक्ति विजातीय समाज पर शासन के लिए की गई है। इसी आधार पर वो शासन करते थे और इसी मानसिकता के अनुसार वो इतिहासकारों की नियुक्ति करते थे। इतिहासकारों की नियुक्ति करते थे, अपने दरबार में रखते थे इनको, और वह उस शासक से संबंधित इतिहास लिखते थे। इतिहास लिखते थे। अब सामान्य सी बात है, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने हमारी तो बुराई करेगा नहीं। मूल्यांकन तो बाद ही में होता है, वास्तविक मूल्यांकन तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक मूल्यांकन जो होगा, क्या सही है क्या गलत है, ये रियल मूल्यांकन जो होता है, जो है वो पीछे ही होता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका बेहतर मूल्यांकन होता है, या फिर उस व्यक्ति को संस्थान से चले जाने के बाद होगा। शासक के दरबार में रहकर अगर आप इतिहास लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको दरबार में रहना है, खाना तो वहीं से है, तो भूखों मर जाएंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये जो इतिहास है वो बहुत ही शुद्ध नहीं माना जाता है, यानी ये थोड़ा सा विवादित भी माना जाता है कि हो सकता है कि प्रभाव में रहे हो, थोड़ा सा प्रभावित रहे हो और ऐसे लिख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी लिखा गया है उसको हम लोग सार में, संक्षेप में पढ़ते हुए चलेंगे, पॉइंट वाइज। तो हमने देख लिया है कि कौन से शासक है जिनको हमको पढ़ना है इस पूरे कालखंड में, और इन शासकों की मानसिकता क्या है, शासन की है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट वाइज हमारे चैप्टर में सारे क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है हम अगर इस पॉइंट से अगर हम लोग अपना डिटेल करते जाएंगे तो हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मुगल शासक और उनका साम्राज्य। पहला, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, ये हमारा पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके बाद दूसरा आएगा इतिवृत्त की रचना। इतिवृत्त की रचना। इतिवृत्त की रचना में 2 पॉइंट्स होंगे। नंबर 1, तुर्की से फारसी की ओर, तुर्की से फारसी की ओर। ठीक, दूसरा जो पॉइंट होगा इसका वो होगा पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपियों की रचना। ठीक है, ये हमारे 2 टॉपिक हो जाएंगे। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा रंगीन चित्र। रंगीन चित्र, ये सारी चीजें हैं जिनको हम डिटेल में जब पढ़ते जाएंगे तो हमें इस पूरे कालखंड के बारे में, इस पूरे मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती जाएगी, क्योंकि हम एक एक टॉपिक वाइज डिफाइन करेंगे और टॉपिक वाइज हम समझते चलेंगे आगे। रंगीन चित्र, कैसे चित्रों को बनाने की कला, चित्रकला में हमने कहा जागीर को पढ़ेंगे, इसकी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध रही है। तो रंगीन चित्रों को कैसे बनाया गया, रंगीन में कलर करने के लिए, रंग भरने के लिए क्या किया जाता था, उस कलर के पत्थर को प्रयोग किया जाता था या कोई और कृत्रिम कलर था, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग देखेंगे आगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा आगे अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा और
बादशाह नामा, ठीक, ये होगा। इसके अंदर हम देखेंगे अकबर नामा में कैसे अकबर को प्रेजेंट किया गया है, अकबर को गॉड बताया गया है या शासक बताया गया है, सामान्य नागरिक बताया गया है। बादशाह नामा यानी बादशाह के बारे में जो भी चीजें उसमें दी हुई उसको पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है पांचवा, ये होता है आदर्श राज्य। आदर्श राज्य, आदर्श राज्य क्या है? ऐसे राज्य की बात करने की जाती है इसके अंतर्गत जो सबके कल्याण पर जोर देता हो, प्रत्येक वहां के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के कल्याण की बात करता हो, ऐसे राज्य आदर्श राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत शासन करने के लिए एक दैवीय प्रकाश आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई। उसमें बताया गया कि शासक जो है वो एक दैवीय प्रकाश के रूप में है, ठीक। दूसरा, इनकी सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति, ठीक। उसके बाद दूसरा है, तीसरा है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता, सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता, ये हो गया। इस तरह से आपके ये 5 पॉइंट है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुगल शासक कौन कौन से शासक हुए, उनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तारित था, फिर उनके इतिहासकारों की रचना, फिर उसमें तुर्की ग्रंथ कौन से हैं और पांडुलिपियां कौन सी हैं जो यहाँ पर उपलब्ध है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, रंगीन चित्रों के बारे में। फिर अकबरनामा और बादशाहनामा जो है उसके बारे में देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो राज्य के ऊपर जाएंगे कि राज्य में शासन व्यवस्था कैसे होती थी, अधिकारी कौन से होते थे और किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया जाता था जहां पर एक दैवीय प्रकाश के रूप में शासन सत्ता को माना जाए, सुलह कुल की नीति का अनुसरण हो, सामाजिक अनुबंध जो है वह न्यायपूर्ण हो। इन सारी चीजों को देखेंगे तो हमारे ये आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, छठा पॉइंट होगा हमारा राजधानियां और दरबार। पॉइंट नंबर 6 होगा राजधानियां और दरबार, ये हमारा छठा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में इसके अंतर्गत हम राजधानी नगर, इसके अंतर्गत हम राजधानी नगर, मुगल दरबार, मुगल दरबार में कैसी व्यवस्था थी, किसको कहां पर बैठने की अनुमति थी, किसको नहीं अनुमति थी, कौन कितने सीएसपा का था, 2 अस्पा, सीएसपा, 3 अस्पा, या फिर मनसबदारी व्यवस्था के अनुसार उसके बैठने का क्रम कैसा था, शासक के नजदीक बैठता था या दूर बैठता था, हंस सकता था, बोल सकता था, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे दरबार में। दरबार की व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इसी को देखेंगे। फिर इसमें पाबंदियां, उपहार और भेंट, कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई थी दरबारों में, उपहार क्या कौन किसको देता था, भेंट क्या होता था। जैसे होता था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या हरकारा पहुंचा है तो उसके लिए नियम होते थे कि आपके जो क्षेत्र में जमींदार के पास, तर्केदार के पास आएगा तो उसको क्या गिफ्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट उसको जो उपहार आप देकर उसका अनुसरण करेगा, या फिर जब कोई प्रांत का प्रांतपति शासक से मिलने जाएगा तो अपने साथ शासक के लिए क्या उपहार लेके जाएगा। ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे आगे। और फिर उसके बाद आगे आएगा हमारा 7वां शाही परिवार। शाही परिवार इसलिए क्योंकि ये कालखंड बड़ा लंबा रहा है, मुगल काल के शासक जो रहे हैं बड़े लंबे समय तक शासन किया गया है और इनमें अनेक समय में यानी बार बार कभी महिलाओं का योगदान रहा है, कभी बुजुर्गों का रहा है, तो ये पारिवारिक व्यवस्थाएं इसकी बनती बिगड़ती रही है, तो इसको भी हम लोग इसी के साथ देखेंगे। और फिर आगे इसके अंतर्गत शाही नौकरशाही, ठीक, यानी
शासन व्यवस्था में जो शासक वर्ग था उसके नजदीकी जो अधिकारी अफसर कर्मचारी होते थे वो कौन से होते थे, यानी कि जो राज दरबार है उसके यहाँ बैठने उठने खाने खर्चे का व्यवस्था की व्यवस्था, या जो परिवार रह रहा है राजशाही परिवार रह रहा है उसके आवागमन की व्यवस्था कौन देखेगा, कहीं परिवहन है, कहीं कुछ आर्थिक क्रिया गतिविधि है या कुछ अलग निर्माण कार्य है, ये सारी चीजें खर्चा सैनिक सुरक्षा जो भी है भोजन आदि की व्यवस्था शाही परिवार की वो नौकरशाही शाही नौकर साहब होते थे वो करते थे, यानी बहुत ही नजदीक रहने वाले उनके होते थे। फिर कुछ ऐसे हैं सीमाओं से परे, सीमाओं से परे यानी कुछ ऐसी भी चीजों को हम लोग देखेंगे जो इनकी सीमाओं से बाहर थी, यानी जो इनका क्राइटेरिया था, जो इनका दायरा होता था उनसे भी हटके हैं, जैसे जेसुइट पादरी वगैरह आ जाना, धार्मिक गतिविधियां या बड़े स्तर पर, या फिर इबादत खाने की स्थापना कर देना, ये क्या है, ये सारा इनका जो दायरा है इस्लाम धर्म को लेकर आगे बढ़ने का उससे ही बाहर की चीजें हैं, सीमाओं से परे इन चीजों को हम लोग देखेंगे। सफावी और कंधार क्षेत्र, सफावी व कंधार कैसे ये सफावी और कंधार के क्षेत्रों पर आगे बढ़ते हैं, इनका आधिपत्य होता है, और कैसे इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य, कैसे ऑटोमन साम्राज्य आगे बढ़ता है और एक तीर्थ यात्रा और व्यापार जो समय का भाई तीन समय देखे जाए तो ऑटोमन साम्राज्य जो था वो विश्व में बड़ी हस्तियों को चुनौती देने का दम रखता था, तो कैसे उसके संपर्क में आए और तीर्थ यात्राएं या व्यापार उसके संपर्क में आने पर कैसे आगे बढ़ी और इन्होंने कैसे बड़े स्तर पर व्यापार को आगे बढ़ाया, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो मुगल दरबार में जेसुइट प्रचारक, उसके बाद आते हैं 10 नंबर पे मुगल दरबार में जेसुइट ये धर्म प्रचारक है, इनका आगमन कैसे हुआ, और उसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट आएगा औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। इस तरह से टोटल हमारे 11 पॉइंट्स हो जाते हैं। 11 पॉइंट्स के माध्यम से हम अपने बच्चों गर्मी बहुत है, फैन नहीं चला सकते कि आवाज नहीं आएगी, इसीलिए ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है भीग के। आप लोग भी मेहनत कीजिए, ढंग से पढ़िए ताकि अच्छा लगे, अच्छे नंबर लाइए, बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कीजिए, बेहतर नंबर लेके आइए, अच्छा लगेगा, हम लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाएगी, अच्छा लगेगा हम लोग को। तो ऐसे क्या है कि हम लोगों ने 5 पॉइंट देखे थे। छठा में क्या है, राजधानियां। इस समय दरबार की व्यवस्था नहीं थी, फिर आगे बढ़े तो देखा राजधानी क्षेत्र जो है हर क्षेत्र का अपनी अपनी एक राजधानी है, एक केंद्रीय हो गई, फिर प्रांतों में उसके स्तर की राजधानी है, उसकी व्यवस्था और वहां का दरबार वो कैसा है, राजधानी नगर का नगर नियोजन, उनकी बसावट कैसे है, व्यापारी कहाँ रहते हैं, मजदूर वर्ग साथ में रहता है या बाहर रहता है, फिर मुगल दरबार की व्यवस्था इनसे कैसे जुड़ती मिलती है, ये उनका कैसे कॉपी करते हैं, फिर पाबंदियां कौन सी लगी हुई हैं मुगल दरबार में, किसके ऊपर उपहार आदि क्या लेके जाएंगे, भेंट वगैरह कैसे होती है, फिर शाही परिवार की व्यवस्था देखेंगे, शाही परिवार में कौन कौन से होते थे, इनके अधिकारी कौन से होते थे, राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पकाने की व्यवस्था, ये सारी चीजें, वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था कौन कैसे देखता था, कई लेयर में सिक्योरिटी होती थी वहाँ की, फिर शाही नौकर साहब ये कौन से वो लोग होते थे, सीमाओं से परे जब हटेंगे तो सफावी का कंधार, ऑटोमन साम्राज्य के साथ व्यापार और तीर्थ यात्राएं, फिर मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक जो है बाहर से आने वाले उनका आगमन, और औपचारिक धर्म का प्रश्न, ये सारा पूरा जो टॉपिक है वो हमारा बेस्ड है मुगल कालखंड से। इस चैप्टर के माध्यम से हमको बस एक ही चीज समझनी है कि मुगल दरबार कैसा था, मुगल दरबार में रहने वाले दरबारी लोग कैसे थे, पदाधिकारी कैसे थे, वो उनका परिवार कैसे अपना जीवन जीता था, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनकी सभ्यता कहाँ से प्रभावित थी, और कितने हद तक वो भारतीय हो गए और कितने हद तक उन्होंने भारतीयों को प्रभावित किया, चित्रकला के माध्यम से, स्थापत्य कला के माध्यम से, अपनी धार्मिक नीतियों के माध्यम से, वैवाहिक रिश्तों के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से विजय करके, आंदोलन करके, जो है विद्रोह करवा के या सुलह से मिला करके कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का बीड़ा उठाया और कैसे वो आगे आगे बढ़ते गए और एक बड़े साम्राज्य के रूप में सामने परिणत हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के तौर पर समझेंगे। ये फर्स्ट वीडियो जो आपका होता है उसको आप पहले भी देखिए और सारे चैप्टर का जो सारा वीडियो खत्म हो जाए तो लास्ट में भी देखिए,
इससे फायदा ये मिलता है कि आपका एक बार कंसेप्ट जो है रिवाइज हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मुगल दरबार, अब इस पे प्रश्न भी आएंगे तो पर्टिकुलर शासन पे नहीं आएंगे, इस पर आ जाएंगे तो उनकी चित्रकला पर आ जाएगा, उनके स्थापत्य पर आ सकता है, उनकी दरबारी शान शौकत की व्यवस्था पर आ सकता है, उनके इतिहास लेखन पर आ सकता है। इस तरह के भी प्रश्न इस पे आ सकते हैं। डायरेक्ट शासक से हो सकता है पूछा जाए या ना भी पूछा जाए, लेकिन इस तरह के इसके घुमा के क्वेश्चन थोड़े से आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भी तैयारी करेंगे, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे कि प्रश्न जो आएगा वो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं, तो मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था का मतलब हो गया बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो भी हैं, इन सबके कालखंड में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है उस नीति पे ज्यादा फोकस करना है, और बाकी सबके शासन काल में जो भी राजस्व की नीतियां अपनाई गई उन सबको डिफाइन करते हैं। भाई बाबर को ऐसा समय नहीं मिला, उसने स्थापना तो कर दी, लेकिन वो राजस्व व्यवस्थाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाया, उस समय उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं भी यदा तदा घूमता ही रहा, वो भटकता ही रहा। उसके बाद में अकबर जब आता है तब से वो सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करता है राजस्व के क्षेत्र में, और नई नई नीतियों का अनुसरण करते हुए वो समाज की भलाई शासन सत्ता के माध्यम से करने का कार्य आरंभ कर देता है। और वहां से दूसरी मानसिकता बनती है कि शासक का कार्य सिर्फ शासन नहीं, शोषण नहीं, बल्कि जनता का ध्यान भी रखना है। ठीक, तो इन सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में जो भी वीडियोस हैं उनके माध्यम से पढ़ेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस ईमानदारी से वीडियोस को पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, बहुत अच्छे नंबर है।